बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, माह मुबारक यानी हज का वो मुबारक महीना बहुत ही हमारे करीब आने वाला है और हमारे जितने भी आज़मीन हज हैं वो अपने जो है सफ़र की जानिब रवा दवा हैं और हाज़रीन जो हज हैं उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो जाना शुरू हो गई हैं और मनासिक हज का आगाज़ बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह होने वाला है। और जितने भी आज़मीन हज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नीयतों को, उनकी इबादत को, उनकी तमाम तर दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम में नाज़रीन हमें आज के इस टॉपिक पर बात करनी थी कि आज़मीन हज जो होते हैं जब उनको दिल के अमराज लाहक हों तो किस तरह से वो एहतियात कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को इस चीज़ से महफूज रख सकते हैं कि अगर उन्हें कोई भी ऐसी अलामात ज़ाहिर हों कि उन्हें जो है वो ठंडे पसीने आना शुरू हो गए या बाएं हाथ में दर्द शुरू हो गया या फिर उन्हें जो है वो बॉडी में कोई ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई है कि बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो क्या ये हार्ट अटैक की अलामात हो सकते हैं? इसी हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब जो कि माहिर क़ल्ब अमराज़ क़ल्ब हैं और हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। हमने पिछले हफ्ते भी इस हवाले से बात की थी और हमने कहा था कि इस सिलसिले को बाकायदा आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि हमारा जो एक सिलसिला चल रहा था कि आज़मीन हज और अमराज़ क़ल्ब कि किस तरह से ये मसाइल दरपेश आते हैं, क्या अलामात होती हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, क्या इलाज मुमकिन है इसमें, उसी सिलसिले को आगे लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि दौरान हज अमराज़ क़ल्ब के अलावा और दूसरे कौन से अमराज आम होते हैं? शुक्रिया तैयबा। और हज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी सआदत है और जैसे आपने फरमाया कि हज का महीना शुरू हो गया है और हाजी पहुंच चुके हैं और पूरी दुनिया से हाजियों की फ़्लाइट्स मदीना में भी पहुंच रही हैं और मक्का मुकर्रमा में भी पहुंच रही हैं। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आज से 20-25 साल पहले जो है वो ज़्यादातर जो दौरान हज अस्पतालों में मरीज़ों की आमद और हॉस्पिटलाइजेशन या अमवात होती थी वो हादसात की वजह से होती थी। इन्फेक्शस डिजीज़ होते थे, मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, या फायर वगैरह लगती थी, स्टेम्पीट होती थी। तो इन वजूहात की बिना पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है वो हज के दौरान देखे जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रॉब्लम्स पर उन लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और उसके बाद जब हमने पहली ड्यूटी हज की ड्यूटी 2004 में की तो उस वक्त मैंने पहली दफ़ा ऑब्ज़र्व किया कि अब जो ज़्यादातर मरीज़ अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं या मौत का शिकार हो रहे हैं वो अमराज़ क़ल्ब की वजह से हो रहे हैं। सही। तो फिर 2019 में जब मैं किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में हज की ड्यूटी पर था तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि अमराज़ क़ल्ब के अलावा फालिज का मर्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कामन जो है वो काफ़ी मरीज़ जो हैं वो फालिज की वजह से अस्पतालों में दाखिल हो रहे थे और अमवात का शिकार हो रहे थे। तो उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि अमराज़ क़ल्ब अपनी जगह एक बहुत बड़ी एक वबा की सूरत जो है वो अख्तियार कर चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ फालिज जो है वो दूसरे नंबर पर फालिज की वजह से। फिर मुझे ख्याल हुआ कि
क्योंकि फालिज जो है वो दिमाग की वजह से भी होता है, और इस दौरान मैंने महसूस किया कि इमराज कल्ब के कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भी फालिज हो सकता है। तो इमराज कल्ब की वजह से फालिज को देखते हुए फिर मैंने अपनी किताब, ये जो किताब आपके पास रखी हुई है, इस किताब में फिर मैंने एक चैप्टर लिखा कि इमराज कल्ब की वजह से फालिज की तशख़ीस और इलाज और उसकी पेचीदगियाँ और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। सही। तो लिहाजा इमराज कल्ब के बाद दूसरे नंबर पर, क्योंकि कोई 64% मरीज़ों में जो अस्पताल में मरीज़ जो दाखिल होते हैं या मौत का शिकार होते हैं वो इमराज कल्ब होते हैं। और इसमें 3 नेशनलिटीज़ जो हैं वो, वैसे तो 150 मुल्कों से 180 मुल्कों से हिजाज जो हैं वो आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अस्पतालों में दाखिल होने की शरह और अमवात की शरह जो है वो 3 नेशनलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कामन थी। सबसे ज़्यादा टॉप पर इंडोनेशिया के मरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दाखिल हो रहे थे, जिनकी तकरीबन 22% के करीब जो है वो इंडोनेशिया के मरीज़, और उनकी वैसे भी हज की कोटा ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर इंडिया कोई 12 से 13% जो है वो उनकी हो रही थी, कोई 9 से 10% जो है वो पाकिस्तानीज़ जो हो रहे थे। तो तकरीबन मिला के 44% जो लोग हैं वो इन 3 बड़े मुल्कों जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के मरीज़ जो है वो इमराज कल्ब और फालिज की का शिकार हो रहे थे, और उनकी अमवात की शरह जो उनमें काफ़ी ज़्यादा कामन थी। अब जो सऊदी अरब की 2030 की विजन है, उनकी विजन ये है कि 2030 में वो हज और उम्रा एक साल के अंदर मिला के कोई उनका टारगेट है कि 30 मिलियन तक जो है वो लोग जो है वो हज और उम्रे की सआदत जो है वो हासिल करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब से वो इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इमराज कल्ब और फालिज की वजह से अस्पतालों में लोग दाखिल होते हैं उनके ऊपर बेतहाशा खर्चा होता है। जी बिल्कुल। और ये खर्चा इस वक्त तो सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो फ्री में फराहम कर रही है, और बाकी जो मुसलमान मुल्कों के लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हज है वो उसके दौरान फ्री इलाज जो है उनकी तरफ से। लेकिन अब उनको इस किस्म की फ़िक्र लगना शुरू हुई है कि किस तरह से हाजियों पर जो इमराज कल्ब और फालिज के इलाज पर जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को किस तरह से कम किया जाए, तो इसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। सही। सर, कौन से किस्म के जो अमराज कल्ब हैं, जो अमराज कल्ब के मरीज़ होते हैं, ऐसे किस किस्म के वो मरीज़ होते हैं जिनमें फालिज होने का ख़दशा ज़्यादा लाहक होता है? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और उसकी पब्लिक में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है जी, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों में या आवाम में या इवन डॉक्टर्स में उनको सिर्फ यही पता है कि फालिज जो है वो दिमाग की बीमारियों की वजह से होता है, लेकिन 20 से 30% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें फालिज जो है वो मुख्तलिफ इमराज कल्ब कोई एक बीमारी नहीं है, और मुख्तलिफ इमराज कल्ब उनमें सबसे ज़्यादा जो कामन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेकिन मुख्तलिफ इमराज कल्ब जो हैं वो फालिज का सबब बनते हैं। उनमें से 50% जो मरीज़ जो फालिज का शिकार होते हैं उनमें दिल की जो नब्ज़ होती है, जो रफ्तार होती है, वो गैर मुंतज़म होती है। नॉर्मली हर इंसान की जो नब्ज़ होती है वो रेगुलर होती है, जिसको हम साइनस रिदम कहते हैं। सही। और 50% मरीज़ों में ख़ास करके उम्र की वजह से या इवन नौजवानों में इमराज कल्ब के कुछ ऐसे इमराज होते हैं जिसकी वजह से दिल की जो रफ्तार है वो गैर मुनज़्ज़म हो जाती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं।
और एट्रियल फिब्रिलेशन के भी बहुत कम से कम 3 अक़साम होते हैं। एक तो टेम्पररी होती है जिसको हम पैराक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन वो कहते हैं, और ये जो पैराक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन है इसको कैच करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये आती है चली जाती है, रहती नहीं है। और पैराक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन आके फालिज हो जाता है, जब तक मरीज़ फिर अस्पताल में पहुंचता है तो उसकी ईसीजी नॉर्मल हो जाती है। तो डॉक्टरों को भी वो ईसीजी धोखा दे देती है कि ईसीजी तो नॉर्मल है, फिर फालिज किस वजह से जो हुआ है। लेकिन पैराक्सिस्मल टाइप की जो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है उसमें भी फालिज होने के इम्कानात होते हैं। सही। दूसरे नंबर पर परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन होती है जो 1 हफ्ते तक रहती है। सही। 24 घंटे से 1 हफ्ते के बाद जो है वो फिर नॉर्मल हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो होती है उसको परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं कि जब भी ईसीजी करते हैं तो उनकी ईसीजी गैर मुंतज़िम होती है। और इन तीनों किस्मों के जो एट्रियल फिब्रिलेशंस होती हैं वो उसमें फालिज होने का अंदेशा रहता है। लिहाजा ऐसे मरीज़ जो एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी, उसके भी बहुत सारे काजेज़ हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की भी। कल्ब के अलावा और भी बहुत सारे काजेज़ हैं जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, जैसे गुदूदों की बीमारी, हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, थायराइड की बीमारी काफ़ी कॉमन है, उसकी वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। तो 50% जो मरीज़ होते हैं उसमें जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके अलावा जो है वो हार्ट फेलियर की बीमारी, दिल के वाल्व्स की बीमारी हमारे नौजवान मर्दों और औरतों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे गांव में बाहर के मुल्कों में तो रोमेटिक फ़ीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, और अब बाहर की दुनिया में तो रोमेटिक फ़ीवर की वजह से वाल्व की बीमारियां ज़्यादातर एल्डरली उम्र के लोगों में देखी जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में अभी तक भी, और ख़ास करके हज के दौरान अफ्रीकन कंट्री, बांग्लादेश, इंडिया से अभी भी ऐसे बहुत सारे नौजवान औरतें, मर्द हज पर आते हैं जिनको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से उनके वेल जो हैं वो ख़ास करके तंग हो जाते हैं। उनमें से ख़ास करके एक वेल जो है वो नौजवानों में कॉमन है जिसको हम माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। और ये माइट्रल स्टेनोसिस जो है ये एट्रियल फिब्रिलेशन यानी नौजवानों में गैर मुनज़्ज़म नब्ज़ की सबसे अहम वजह जो है, और वो फालिज की वजह जो है वो कॉमन है। इसके अलावा दिल का गोश्त जो है वो दिल बढ़ जाते हैं बहुत सारे मरीज़ों के, और दिल के बढ़ने की वजह से उनके दिल के गोश्त कमज़ोर हो जाते हैं, जिनको हम हार्ट फेलियर या कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं। ये जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं और जिनको कार्डियोमायोपैथी होती है, इनमें खून के लोथड़े, क्योंकि जो उनके हार्ट चैम्बर्स जो हैं वो लार्ज हो जाते हैं, तो इनमें खून के लोथड़े जमने के जो अंदेशा है वो ज़्यादा होता है। सही। तो जहाँ खून का लोथड़ा जम जाता है तो वहाँ से फिर खून के लोथड़े टूट के, जिसको हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं, वो खून के लोथड़े टूट के और ब्रेन की शरियानों में जाके फंस जाते हैं, और वो फिर ब्रेन टिश्यूज़ को जो है वो उसका खून और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फालिज रोनुमा होता है। इसके अलावा दिल के पैदाइशी अमराज खास करके नौजवानों में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे नौजवान हैं जिनमें दिल की पैदाइशी, खास करके जिनके नाखून और होंठ नीले होते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीजेज उनको कहते हैं। सही। उनमें भी फालिज होने के इम्कान, और उनमें जो फालिज होता है वो खास करके उसमें सर में दर्द और बुखार, और उसकी वजह से तो ब्रेन में जो है वो फोड़ा ब्रेन एब्सेस, जी, ब्रेन एब्सेस की वजह से उनमें फालिज होने के इम्कानात होते हैं। तो इमराज़ कल्ब कोई एक नहीं, इमराज़ कल्ब के बहुत सारे वजूहात होते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो फालिज होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। सही। डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सर ये बताइएगा कि फालिज के कितने अक़साम होते हैं और अमराज़ क़ल्ब के कितने फ़ीसद मरीज़ों में फालिज का अटैक हो सकता है? देखिए, वैसे तो फालिज के मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग फालिज के दो अहम अक़साम हैं। एक तो वो फालिज होते हैं जिसमें जो ब्रेन की शरियानें होती हैं उसमें खून के लोथड़े जम जाते हैं, या हार्ट से खून के लोथड़े टूट के ब्रेन की शरियान की नालियों में जाके उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो इन दोनों को हम थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं, फालिज बोलते हैं। सही। और 80% जो फालिज होते हैं वो थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से होते हैं, और 20% जो फालिज होते हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक में ये होता है कि जो हमारे दिमाग की शरियानें होती हैं वो शरियानें जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, उसमें हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा कामन है, और उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो शरियानें होती हैं दिमाग की, वो शरियानें रप्चर फट जाती हैं, और उन शरियानों के फटने की वजह से जो खून है वो आके और ब्रेन के टिश्यू को जो है वो डैमेज करता है, और जिसकी वजह से फालिज प्रोनुमा होता है। तो 20% मरीज़ जो होते हैं फालिज के, उनमें हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। और इसके अलावा जो नौजवानों में ख़ास करके फालिज के हेमरेजिक स्ट्रोक के वजूहात होती हैं वो कल्ब से भी रिलेटेड होती हैं, और जो ब्रेन की शरियानें होती हैं वो पैदाइशी तौर पर ब्रेन की जो शरियानें होती हैं वो थोड़ी सी बलून की तरह बाहर निकल आती हैं, जिनको हम एनेरिज्म कहते हैं। सही। और कल्ब के कुछ ऐसे पैदाइशी अमराज होते हैं जिसमें से कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है वो काफ़ी कामन है, और उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ फिर जो ब्रेन की शरियानें होती हैं उनमें एनेरिज्म, जिसको हम बेरीज एनेरिज्म कहते हैं। सही। और वो नौजवानों में किसी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अचानक जो है वो फट जाते हैं, और जिसकी वजह से खून जो है वो जम जाता है, खून जो है वो शरियान फट के खून वहाँ पर जो है वो जम जाता है। सही। तो उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के फालिज के अक़साम होते हैं, उनमें से 20 से 30% जो है उनके वजूहात जो हैं वो अमराज़ क़ल्ब होते हैं, और जिनका जिक्र मैंने पहले से आपको कर लिया था जी। तो ये इस किस्म के जो हैं वो स्ट्रोक के अक़साम होते हैं। सही। और ये तमाम स्ट्रोक जो है अक़साम होते हैं ये हज के दौरान जो है वो देखे जाते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इन दोनों किस्मों के जो इलाजात हैं उसकी तशख़ीस जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए इन दोनों को मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा जाता है। और जो कुछ इलाज जो हैं वो एक बीमारी का इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी बीमारी को वो नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ मरीज़ों में ये होता है कि उनको शुरुआत में थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक होता है और फिर हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, यानी दोनों जो हैं वो आपस में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सही। तो सर, अमराज़ क़ल्ब की वजह से फालिज के मरीज़ों में ऐसी कौन सी अलामात हैं जो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं? देखिए, अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ों में फालिज होता है उनमें जो अलामात होती हैं वो दो किस्म की, एक तो फालिज की वजह से अलामात होती हैं, दूसरे अमराज़ क़ल्ब की वजह से अलामात होती हैं। सही। लेकिन चुनांचे अवामनास में और हमारे डॉक्टर्स में भी इसकी अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, तो इसलिए फालिज के अलामात को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली फोकस करके डिटेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन फिर अमराज़ क़ल्ब की जो अलामात होती हैं वो थोड़ा सा मिस हो जाती हैं। फालिज की अलामात ये होती हैं कि हज के दौरान जो है, क्योंकि फालिज जो है वो यूजुअली अस्पतालों के बाहर होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि अस्पताल के अंदर मरीज़ दाखिल होते हैं, ख़ास करके जो
कल्ब के मरीज़, हार्ट अटैक के मरीज़, हार्ट फेलियर के मरीज़ अस्पतालों में दाखिल होते हैं तो अस्पताल के दौरान जो है उनको फालिज होने का अंदेशा होता है। सही। लेकिन ज़्यादातर जो फालिज के मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर फालिज अस्पतालों के बाहर होता है। सही। तो हज के दौरान जहाँ भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो जाज जो है वो अरकान हज जो है वो अदा करते हैं और इस दौरान जो है उनमें फालिज होने का जो है वो इम्कानात जो है वो होते हैं। तो सर अगर फालिज की तशख़ीस और इलाज में ताख़ीर हो तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? हाँ, उस पर आते हैं हम आज भी। लेकिन ये जो फालिज के जो अलामात होते हैं उसमें ये होता है, एक तो मरीज़ की जो ये चेहरा जो है वो टेढ़ा हो जाता है। अचानक जो उसका टेढ़ा है, मरीज़ को बोला जाए तो दांत दिखाएं तो दांत जैसे ही मरीज़ दिखाता है तो एक साइड जो है उसकी टेढ़ी हो जाती है। किसी मरीज़ों को दिखाई नहीं देता, एक आंख से दिखाई नहीं देता है। और कुछ मरीज़ों का बोलना जो है लड़खड़ा के बोलते हैं। कुछ मरीज़ इस तरह से आते हैं कि उनका पूरा का पूरा जो है बाजू है वो सुन्न हो गया है या पूरा पैरालिसिस हो जाता है। उनको बोलते हैं कि हाथ को उठाएं तो वो हाथ नहीं उठा सकते, टांग को ऊपर उठाएं तो वो नहीं उठा सकते हैं। सही। या वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये तो जिस किस्म का भी स्ट्रोक हो, चाहे हेमरेजिक स्ट्रोक हो चाहे थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक हो, किन मरीज़ों को सर का दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, इरिटेबिलिटी होती है, तो ये तो फालिज के अलामात हैं। लेकिन इमराज़ कल्ब जिनको होते हैं उसके अलामात फिर मुख्तलिफ होते हैं। सही। इमराज़ कल्ब के अलामात में से जो मरीज़ होते हैं उनकी एक तो जो दिल की रफ्तार है, पल्स जो है वो गैर मुनज़्ज़म होती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा उनको दिल के सांस की वजह से सांस की तकलीफ़ होती है। किन मरीज़ों को सीने के दर्द की शिकायत होती है। कुछ मरीज़ों को जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो उनमें मरमर होते हैं, तो उन मरमर्स की वजह से डॉक्टरों को शक हो जाता है कि इनको जो फालिज हुआ है वो इमराज़ कल्ब की वजह से फालिज हुआ है। और कुछ मरीज़ों में बुखार की तरफ यूजुअली लोगों का जो है वो, लेकिन दिल के कुछ ऐसे इमराज़ होते हैं जिनकी वजह से बुखार होता है, जिसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, और उस बुखार की वजह से मरीज़ों में फालिज होने के इम्कानात भी होते हैं। सही। तो ये जो मरीज़ होते हैं उनमें फालिज के अलामात जुदा से होते हैं, इमराज़ कल्ब के जो है अलामात जुदा से होते हैं। अब आपका सवाल होता है कि ताख़ीर से जो मरीज़ आते हैं, और ये एक बदकिस्मती है कि ज़्यादातर मरीज़ों को जो फालिज होता है वो चुनाचे फालिज अस्पतालों से बाहर होता है। चाहे घर में भी होता है तो ज़्यादातर लोगों को उस चीज़ का पता नहीं चलता, उनको अलामात का पता नहीं चलता। ख़ास करके जो लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद इनकी शुगर लो हो गई है, तो उसकी वजह से फिर वो शुगर की दवाएं देते हैं। और कुछ मरीज़ों में होता है कि शुगर उनकी लो हो जाती है, लेकिन फालिज जो होता है वो उसकी अलामात जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। तो हज के दौरान ख़ास करके देखा गया है कि तकरीबन 60 से 70% मरीज़ जो हैं, जब तक हमारे यहाँ जैसे किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में जिस तरह से इमराज़ कल्ब का कोरोनरी केयर यूनिट होता है, इस तरह से स्ट्रोक यूनिट जुदा से होता है। तो स्ट्रोक यूनिट में जो मरीज़ इलाज के लिए लाए जाते हैं उनको ये शिकायत होती है कि ज़्यादातर मरीज़ जो है वो ताख़ीर से पहुँचते हैं, तो जिसकी वजह से जो जदीद इलाज मरीज़ों को ऑफ़र किए जाते हैं उस ताख़ीर की वजह से वो जदीद इलाज से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकती। तो लिहाजा ताख़ीर जो है एक बहुत बड़ा मसला है। और ऐसे मरीज़ों में जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है, वो 1 घंटे से 3 घंटे, यानी फालिज के मरीज़ों का पहला घंटा, पहले 3 घंटे जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। इसलिए कि अगर पहले 3 घंटों में फालिज के यूनिट में पहुंचा जाए और उनको जदीद इलाज जो है वो मिल जाए, तो बहुत सारे मरीज़ जो स्ट्रेचर पर लाए जाते हैं, जब वो डिस्चार्ज होते हैं वो खुद से चल के जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं। तो ये एक मसला है जिसकी वो हिजाज को जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें अमराज़
कल्ब के ऐसे मरीज़ के जिनमें फालिज होने का खदशा बार बार होता है? ये एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि जिनको इमराज़ कल्ब की वजह से फालिज होता है उनको शुरुआत में क्योंकि उनमें जो स्ट्रोक्स होते हैं जिसको हम TIA कहते हैं, यानी वो टेम्पररी स्ट्रोक्स होते हैं, जिनको हम छोटा फालिज भी कहते हैं, और वो आर्जी फालिज भी होता है। तो लोग समझते हैं कि फालिज होके वो ठीक हो गया तो फिर दूसरी दोबारा जो है वो उसकी तशखीस और इलाज पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो उनमें से वो मरीज़, जैसे मैंने बताया कि जिनकी जो एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है वो पैराक्सिस्मल, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो ये एक दिल और दिमाग में एक चूहेर बिल्ली वाला का आँख मचोली होती है कि एट्रियल फिब्रिलेशन अचानक पाल्पिटेशन आके एट्रियल फिब्रिलेशन आती है, हो जाती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। और इस दौरान जिनको स्ट्रोक हो जाता है तो फिर बहुत सारे मरीज़ों में उसकी तशखीस जो है वो नहीं होती। बहुत सारे मरीज़ों में दिल में छोटे से सुराख होते हैं और उन सुराखों की तशखीस करना आसान नहीं होता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट करने पड़ते हैं जो हर अस्पतालों में नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो मिस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनमें जो इमराज़ कल्ब की वजह से जो फालिज होता है उनमें दोबारा होने का अंदेशा होता है। इसी तरह से जिनको हार्ट अटैक होता है तो उस हार्ट अटैक की वजह से छोटा सा खून का लोथड़ा जो है वो टूट के ब्रेन की तरफ चला जाता है। जब वहाँ से अस्पताल से लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं तो वो दोबारा फिर अस्पताल में दाखिल होते हैं कि दोबारा उनको बड़ा स्ट्रोक जो है वो हो गया है। तो उनमें जो शुरुआत के 30 दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ख़ास करके ऐसे मरीज़ों में दवाओं का ख़ास करके जो स्ट्रोक से प्रिवेंट करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, वो दवाएं का जो इफ़ेक्ट है या दवाएं वो मरीज़ सही तरीके से उसका वज़न सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से उनका उससे इतना ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं होते, तो जिसकी वजह से उनमें दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सही। और जो इमराज़ कल्ब की वजह से स्ट्रोक होता है वो दिमाग के स्ट्रोक के मुकाबले में थोड़ा शदीद होता है और अचानक होता है, और कुछ मरीज़ों में वज़न उठाने से, ख़ास करके गाड़ी को धक्का देने से या ज़्यादा एक्सर्शन, जैसे हज में काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन होती है, तो उस एक्सर्शन के दौरान जो है वो इस किस्म के जो इमराज़ कल्ब की वजह से स्ट्रोक जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं। लोग पानी कम पीते हैं, गर्मी के मौसम में पानी कम पीने की वजह से उनमें क्लॉट बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर जो औरतें हज पर आती हैं वो अपनी माहवारी को रोकने के लिए या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उन औरतों में फिर वीनस स्ट्रोक होने के जो हैं वो चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और वो बार बार होने के चांसेस, कि बार बार का मकसद ये है कि कभी छोटा जो है वो स्ट्रोक होता है और वो टेम्पररी होता है जिसको हम TIA कहते हैं, और उसको अगर सही तरीके से इलाज, तशखीस और इलाज पर तवज्जो ना दी जाए तो फिर दोबारा और बार बार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा इमराज़ कल्ब की मुकम्मल तशखीस और सही तरह से इलाज पर तवज्जो देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो सर, क्या अमराज़ कल्ब की दवाओं और ऑपरेशन की वजह से भी फालिज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सवाल बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको एंजियोग्राफी की जाती है या एंजियोप्लास्टी होती है और या बाईपास ऑपरेशन होता है। जब बाईपास से वापस आते हैं या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से वापस आते हैं तो उनको फालिज हो जाता है। या कुछ मरीज़ों को हम, जैसे जिनके दिल के वैल्व जो हैं वो तब्दील होते हैं, प्रोस्थेटिक वैल्व्स होते हैं, उनमें भी दिल की रफ्तार जो है गैर मुनज़्ज़म होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। तो उन मरीज़ों को हम एक मखसूस दवा जो है वो खून का, क्योंकि इन मरीज़ों में जिनका वाल्व तब्दील होता है या हार्ट अटैक की वजह से खून का लोथड़ा जो है जमा हो जाता है, उनमें जम जाता है, तो उन मरीज़ों में हम जो खून के लोथड़े को एम्बोलाइज होने से बचने के लिए, फालिज से बचने के लिए जो दवा देते हैं
उनको हम वारफरीन या दूसरे डेबिगेट्रान टाइप की रिवारक्सबान नई दवाएं हैं वो देते हैं। तो कभी कभार उन दवाओं के ज़्यादा इफ़ेक्ट या उन दवाओं के कम इफ़ेक्ट की वजह से उनमें फालिज होने का अंदेशा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक वो है। या कुछ मरीज़ों में जिनको हार्ट की तब्दीली से पहले हम एलवेड लगाते हैं, एक बैटरी नस्ब की जाती है जी। और उन मरीज़ों में भी एंटीकोआगुलेंट्स देने पड़ते हैं और अगर वो एंटीकोआगुलेंट्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते तो उनमें खून के लोथड़े बन के और फालिज होने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो देना जो है वो तमाम ज़रूरी है। जी सर, मज़ीद आपसे सवालात करेंगे लेकिन इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर, ये बताइएगा कि जो हार्ट अटैक के और हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, क्या उनमें भी फालिज का अंदेशा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो हार्ट अटैक के मरीज़ तकरीबन जिनको बड़ा हार्ट अटैक होता है, इंटीरियर वॉल इन्फाक्शन जिनको होता है, एक्यूट हार्ट अटैक में भी तकरीबन 1% मरीज़ों में खून का लोथड़ा जमा होने का इम्कान होता है जी। लेकिन सरप्राइजिंगली एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि कभी कभार हार्ट अटैक के मरीज़ जो है वो फालिज के साथ आते हैं। यानी उनको हार्ट अटैक के अलामात नहीं होते हैं, फालिज के अलामात के साथ अस्पतालों में। हज के दौरान जो है स्ट्रोक यूनिट में काफ़ी ऐसे मरीज़ तो मुझे देखने का मौका मिला कि जो दाखिल तो फालिज की वजह से होते हैं लेकिन जब उनका तशखीस की जाती है, उनके टेस्ट की जाते हैं, ईसीजी की जाती है और जब एको किया जाता है तो पता चला है कि फालिज के साथ साथ उनको हार्ट अटैक हुआ है और उस हार्ट अटैक की वजह से उनके दिल के खानों में खून का लोथड़ा जम के वहाँ से फिर वो एम्बोलाइज हो के और वो ब्रेन की तरफ जो है वो चला जाता है। सही। इसी तरह से हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ असबाब होते हैं और हार्ट फेलियर के मरीज़ों में वेल्स की बीमारियां भी होती हैं, दिल की पैदाइशी बीमारियां भी होती हैं और दिल के गोश्त की कमज़ोरी की बीमारियां भी होती हैं। और कुछ औरतों में हमल के बाद और हमल के आखिरी दिनों में पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है और उस पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी की वजह से उनके दिल के गोश्त कमज़ोर होके और दिल के खानों में खून के लोथड़े जमा होके और फालिज का सबब जो है वो बनते हैं। तो ये हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की वजह से फालिज होने के इम्कानात होते हैं और उनके इम्कानात एक्यूट स्टेज में भी होते हैं जब पहली दफ़ा किसी को हार्ट अटैक होता है और जिनको पुराना हार्ट अटैक होता है और उस पुराने हार्ट अटैक की वजह से भी उनमें एनेरिज्म फार्मेशन हो जाती है, बलून आउट हो जाता है हार्ट के चैम्बर और उसमें खून के लोथड़े जमा हो जाते हैं। अच्छा, कुछ मरीज़ों में ये होता है कि खून के लोथड़े जो हैं वो एट्रियल अपेंडेज में, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में छुपे हुए होते हैं। तो जब हम नॉर्मल इकोकार्डियोग्राम हम करते हैं तो उस इकोकार्डियोग्राम में खून के लोथड़े नज़र नहीं आते हैं, तो उसके लिए फिर हमें स्पेशलाइज्ड ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करना पड़ता है ताकि जो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज जो है वो उस इकोकार्डियोग्राम से ज़्यादा अच्छी तरह से देख के और पता चलता है कि उनमें जो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में खून के लोथड़े छुपे हुए हैं और वो छुपे हुए खून के लोथड़े जो हैं वहाँ से टूट के जो है वो फालिज का सबब जो है वो बनते हैं। तो सर, इसके लिए कौन से ऐसे इलाज हैं या इलाज की क्या अक़साम हैं? देखें, फालिज के इलाज के मुख्तलिफ जो हैं वो तरीके हैं। दवाओं से भी फालिज का इलाज होता है, वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का फालिज है। अगर थ्रोम्बो एम्बोलिक का फालिज है तो उसका इलाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है और अगर किसी को हेमरेजिक फालिज है तो उसका इलाज जो है वो मुख्तलिफ होता है। और जो थ्रोम्बो एम्बोलिक जिसमें क्लॉट जम जाता है तो उस क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिसको हम TPA कहते हैं और दौरान हज इस किस्म के सारे इलाजात जो हैं वो मौजूद होते हैं ख़ास करके अस्पतालों में।
और इस किस्म के जो स्ट्रोक्स होते हैं, ख़ास करके जो शदीद स्ट्रोक होते हैं, उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है मरीज़ों को लाया जाता है और उनको क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए इंजेक्शन, लेकिन उसमें वही है कि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए जो गोल्डन टाइम होता है वो 1 घंटे से 3 घंटे के अंदर अगर मरीज़ आ जाए तो वो इलाज के तरीके जो हैं वो उनको फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा कैथेटर बेस्ड जो है वो थ्रोम्बस जो है उस क्लॉट को जो है वो रिमूव करने के लिए थ्रोम्बेक्टमी जो है वो का इलाज जो है उनमें होता है। और अगर हेमरेज है अगर किसी को, तो उसके लिए एंडोवेस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो हेमरेज की जो लीक होती है, ख़ास करके जिनको एनेरिज्म होता है, तो उसको बंद करने के लिए भी इलाजात की सहूलतें मौजूद होती हैं। या अगर हेमरेज बहुत ज़्यादा है, हेमेटोमा बन गया है, तो फिर न्यूरोसर्जन जो है उस हेमेटोमा को ड्रेन करके, और ड्रेन करने से जो है वो उनका प्रेशर कम हो जाता है। या अगर किसी को एब्सेस हो गई है, अमराज कल्ब की वजह से एब्सेस हो गई है, तो उस एब्सेस वाले मरीज़ों में भी, या किसी को अगर दिल का बुखार हो गया है और उसकी वजह से उनमें वेजिटेशंस आ गई हैं, जिन जो वेल्व्स होती हैं उन वेल्व्स में वेजिटेशंस जो हैं वो जमा जो हो जाती हैं जरासीमों की वजह से, और कभी कभार वो वेजिटेशन इतनी बड़ी होती हैं तो जिसकी वजह से फिर कार्डियक सर्जरी करके उन वेजिटेशंस को निकालना पड़ता है। या क्लॉट अगर बड़े बड़े होते हैं उनमें, तो उन क्लॉट्स को निकालना पड़ता है। या दिल की उनमें बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दिल के सुराख होते हैं, तो उन सुराखों को जो है वो उसका इलाज किया जाता है। सही। तो इलाज के इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सर, आखिर मुख्तसर सवाल कि क्या फालिज के मरीज़ हज कर सकते हैं? जी, फालिज के मरीज़ जो है वो हज कर सकते हैं और करते हैं। अगर हज से पहले उनको फालिज हो गया है और वो वक्त के साथ अस्पताल में पहुंच के और जदीद इलाज से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और वो चलने के काबिल हो चुके हैं, तो ऐसे मरीज़ जो है वो हज कर सकते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ों में, ख़ास करके जिनमें अमराज़ कल्ब की वजह से फालिज का अंदेशा होता है, तो उनमें दोबारा फालिज होने का अंदेशा होता है, तो उनको जो दवाएं दी जाती हैं उन दवाओं पर तवज्जो देना, उनको दवाओं से जो है वो दवाएं छोड़नी नहीं है जो डॉक्टरों ने, क्योंकि हर किस्म की हज के दौरान सहूलतें होती हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो हज के अरकान अदा करने में फिर दवाएं जो हैं वो नागा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से दोबारा फालिज होने का इम्कान होता है। इसके अलावा जो मरीज़ अस्पतालों में दाखिल होते हैं फालिज की वजह से और वो खुद से हज करने के काबिल नहीं होते हैं, तो उनको डॉक्टर की सुपरविजन में अस्पताल की इंतज़ामिया, एम्बुलेंसेस में, और वो बहुत सारे कोस्टर्स होते हैं जिसमें अस्पताल का अमला और मुख्तलिफ़ किस्म के सारे जो हैं वेंटिलेटर्स और सारी चीज़ें साथ लेके और उन मरीज़ों को अरफात के दिन लेके और हज के अरकान जो है, क्योंकि हज का जो मेन रुकन है वो अरफात का दिन है, तो अरफात के मैदान में उनको लेके और हज करवाते हैं उनको। तो हज कर भी सकते हैं, हज करवाया भी जाता है, तो ये सब कुछ मुमकिन होता है। लेकिन जो इजाज़ हैं वो उनका ताउन, और वो भी ज़रूरी है वो दवाओं को ना छोड़ें और एहतियाती तदाबीरों पर अमल करें। हाँ, ये बात सर बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रहा उन लोगों के लिए जो हज पे गए हैं, जो आज़मीन हज हैं, मनासिक हज अदा करेंगे। सर, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है, हिजाज के लिए जो जा चुके हैं या जो जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इस साल के हज के हवाले से हमारी जो थीम है वो उसमें मेंशन है कि हेल्दी हज स्क्रीनिंग फॉर एवरीवन एवरीवेयर। इसका मकसद ये है कि जो हाजी हज की नियत और हज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि हज के सफ़र से पहले अमराज़ कल्ब और फालिज से बचने के लिए अपने कल्ब और ब्रेन का मुआयना करवा के, ये एक स्क्रीनिंग प्रोफार्मा है और इस स्क्रीनिंग प्रोफार्मा को अपने डॉक्टर से मुकम्मल करवा के
वो साथ में लेके जाएं, या जिन मरीज़ों में पहले से अमराज़ क़ल्ब और फालिज होने का अंदेशा है, तो वो अपने कल्ब और अमराज़ कल्ब की वजह से फालिज से बचने के लिए अपना इलाज करवा के, या अगर दवाएं हैं तो वो दवाओं को बाकायदगी से इस्तेमाल करके सफ़र करें, ताकि हज के दौरान वो अमराज़ क़ल्ब की वजह से फालिज और फालिज की वजह से डेथ एंड डिसेबिलिटी यानी अपाहिज हो जाते हैं मरीज़ जो हैं, वो हज से पहले ही या हज के दौरान फालिज की वजह से अपाहिज होने से बच सकते हैं। तो ये एक मैसेज है। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब के साथ बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा और उम्मीद करती हूँ नाज़रीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब के साथ नई गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन वो टॉपिक होगा कि हमने बात कर ली आज़मीन हज को किस तरह से, अगर अमराज़ क़ल्ब हो तो वो मनासिक हज जो है वो किस तरह से अदा कर सकते हैं। तो अगर आज़मीन हज के साथ कोई ऐसा मसला हो जाए तो मनासिक हज वो किस तरह से अदा कर सकते हैं, ये भी हमने इनसे जाना। और जो हमारा नेक्स्ट एक सेशन होगा तो उसमें हम इनसे ये मालूम करेंगे कि अगर हामला ख़वातीन के अंदर अमराज़ क़ल्ब के ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं तो किन वजूहात की बिना पर क्या अलामात हो सकती हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, उनका इलाज क्या हो सकता है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये जो है एक दफ़ा फिर इस पर टॉपिक पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।